वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर योर नीट एग्जाम। तो एग्जाम से पहले इन सभी एमसीक्यूज को ध्यान से सुन लेना। आपके 50 टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीटली कवर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एस ब्लॉक में से देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है जेईई एंड नीट एग्जाम में। तो सबसे पहला है हमारे पास एमसीक्यू, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्ले सेवरल सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डायगोनल रिलेशनशिप। तो हमें याद है कि लिथियम एंड मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। हाउएवर द वन विच इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है प्रॉपर्टीज़, तो पहले ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। एमसीक्यूज़ करने का आपको तभी फ़ायदा होगा कि आपको इस टॉपिक को अच्छे से बाद में रीड करना है। तो आपको क्या करना है कि डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम मैग्नीशियम में जो भी बनता है वो पूरा आपको रीड कर लेना है बुक में से। तो बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट्स, बोथ फॉर्म सोलुबल बाइकार्बोनेट्स, बोथ फॉर्म नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स ऑफ बोथ Li एंड Mg यील्ड NO2 एंड O2 ऑन हीटिंग। तो देखते हैं इनमें से कौन से राइट हैं एंड कौन से रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। सो द फर्स्ट वन इज रॉन्ग। तो ये फर्स्ट वन ही इनकरेक्ट है, बाकी सभी ठीक हैं। बिकॉज बोथ फॉर्म सोलुबल बाइकार्बोनेट्स, दैट इज़ राइट। दोनों के बाइकार्बोनेट्स वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। बोथ फॉर्म द नाइट्राइट्स, दोनों ही नाइट्राइट्स बनाते हैं, राइट है। एंड नाइट्रेट्स ऑफ द बोथ Li एंड Mg यील्ड NO2 एंड O2, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो ओनली फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, सो आवर आंसर इज ए। दोनों बेसिक कार्बोनेट्स बिल्कुल नहीं बनाते, Mg बनाता है बट Li बिल्कुल नहीं बनाता। Mg एक ऐसा बेसिक कार्बोनेट बना लेता है MgCO3, बाद में MgOH को अपने साथ जोड़ लेता है और साथ में 5H2O, तो ये बनता है बेसिक कार्बोनेट। इसके बाद है सेकंड, द मेन ऑक्साइड्स फॉर्म्ड ऑन कंबशन ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम इन एक्सेस ऑफ एयर रिस्पेक्टिवली यार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सभी के ऑक्साइड्स हैं जो वो अलग अलग बनते हैं। पहले तो आपको ऑक्साइड्स के बारे में पता होना चाहिए। एक होते हैं सिंपल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, O के ऊपर चार्ज बनता है 2 नेगेटिव। दूसरे आते हैं हमारे पास इसमें पर ऑक्साइड्स, तो उसमें क्या होता है, O2 के ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव। और थर्ड वन आते हैं हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स, तो सुपर ऑक्साइड्स में क्या होता है, O2 के ऊपर चार्ज होता है 1 नेगेटिव। तो जितना छोटा होगा हमारे आयन का साइज़, तो वो बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड। जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज होगा तो वो फिर बनाएगा पर ऑक्साइड, फिर बनाएगा सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ से हमें ये फार्मूला मिल गया है कि जो Li है वो बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम बनाएगा पर ऑक्साइड एंड पोटाशियम बनाएगा सुपर ऑक्साइड। तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। Li बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड एंड पोटाशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर आयनिक साइजेस। लिथियम आयन इज वेरी स्मॉल, सो देयरफॉर इट कैन स्टेबलाइज ओनली ए स्मॉल अनायन O2 नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक लैटिस एनर्जी इफेक्ट होता है कि स्मॉलर कटायन कैन स्टेबलाइज स्मॉलर अनायन। मतलब दोनों के साइज अगर सेम सेम होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल बनेंगे। So sodium positive ion is large, so it can stabilize large anion. So positive field around sodium ion is weak, उसके अराउंड जो पॉजिटिव फील्ड वो वीक हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। एंड जो ऑक्सीजन, जो नॉर्मल ऑक्साइड होता है O2 1 नेगेटिव, वो एक और ऑक्सीजन एटम को अपने साथ जोड़ लेता है और वो बनाता है पर ऑक्साइड। पोटाशियम के पास आते आते साइज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और पॉजिटिव फील्ड और ज़्यादा वीक हो जाती है। तो एक ऑक्सीजन और साथ में आ जाता है और उनका एक चार्ज डिक्रीज़ कर देता है, तो वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये साइज़ के डिफरेंस के कारण ही होता है ये पूरा। ये आपको याद रख लेना है। जो पोटाशियम के आगे होंगे मेटल्स, वो भी सुपर ऑक्साइड ही बनाएंगे अगर हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में उनकी अगर हम वहाँ पर कंबशन करते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज़ पूरा रीड कर लें, नोट डाउन कर लें। थर्ड वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्केलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज़ इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन इट्स लैटिस एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो देन द लैटिस एंथैल्पी, कौन सा ऐसा मेटल सल्फेट है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है कि
आयन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कि जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब जितना छोटा आयन होगा, जितना स्मॉल आयनिक साइज होगा, उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी होगी। एंड जो हमारे पास सल्फेट आयन है उसका साइज होता है लार्ज। तो यहाँ पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी आ जाएगा कि जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ही ज़्यादा वो सल्फेट को स्टेबलाइज करेगा और लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या चूज़ करना है कि हमें सिर्फ ये चूज़ करना है कि जो हमारा साइज़ है आयन का वो यहाँ पर होना चाहिए लो। तो हमें छोटा आयन इनमें से चूज़ करना है, तो वो कौन सा बनेगा? बेरियम ही बनेगा सिर्फ। तो बेरियम सल्फेट एक ऐसा है कि वो अपने स्मॉलर साइज़ के कारण उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा है एंड वो SO4 नेगेटिव आयन से बहुत छोटा होने के कारण उसकी लैटिस एंथैल्पी भी वीक हो जाती है, लो हो जाती है। सो बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग लिथियम नाइट्रेट विल बी। लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पर क्या क्या फॉर्म होता है? दैट इज लिथियम ऑक्साइड बनता है, सिंपल ऑक्साइड जो बनाता है, NO2 बनाता है एंड O2 बनाता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जो ऊपर किया था उसमें भी ये हमें एक ऑप्शन दिया गया था डायगोनल रिलेशनशिप में, तो वहीं से ये आपका आंसर बन जाएगा। आप ये रिएक्शन को भी याद रख सकते हैं। जो सोडियम होता है वो डिकम्पोज होकर बनाता है सोडियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। सेम ही पोटाशियम भी करता है, ओनली लिथियम का बिहेवियर ही चेंज होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का बिहेवियर सबसे अलग होता है, एनॉमलस बिहेवियर होता है उनका, क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते और उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है और उनका जो आयनिक साइज एटॉमिक साइज बहुत ही छोटा होता है, इसलिए। Next one is which one of the following order represent the correct sequence of increasing basic nature of the given oxide? इन ऑक्साइड्स का increasing basic nature सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है वो हमें बताना है। तो बेसिक नेचर का क्या मतलब होता है? जितना ज़्यादा मटेलिक नेचर होगा, क्योंकि हमने याद किया हुआ है मटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। तो जितना ज़्यादा मटेलिक नेचर है उतना ज़्यादा ही बेसिक ऑक्साइड बनेगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पर सिंपली ये देखना है कि कौन सा ज़्यादा मटेलिक है। तो आपको याद होगा अलोंग द पीरियड मटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं? मटेलिक करेक्टर अलोंग द पीरियड डिक्रीज करेगा एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा मटेलिक करेक्टर है पोटाशियम का, तो सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड होगा पोटाशियम का और सबसे वीक होगा एल्यूमिनियम का। सो पोटाशियम होगा सबसे ज़्यादा, एल्यूमिनियम होगा सबसे वीक। सो डी इज़ द राइट आंसर। तो सिंपल था ये, आपको मेटेलिक नेचर के बारे में सिर्फ यह पता होना चाहिए था। नेक्स्ट वन इज बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम एग्जिबिट मैनी प्रॉपर्टीज विच आर सिमिलर बट द टू डिफर इन। तो जैसे हमने लिथियम एंड मैग्नीशियम में किया था, अब आ गया है बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम में। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी सेम होती हैं बट कौन सी डिफरेंट होती है? एग्जिबिट मैक्सिमम कोवलेंसी इन कंपाउंड, मैक्सिमम कोवलेंसी इन कंपाउंड उन दोनों की सेम हो, फॉर्मिंग पॉलीमरिक हाइड्राइड्स, फॉर्मिंग कोवलेंट हलाइड्स, एग्जिबिटिंग एम्फोटेरिक नेचर इन देयर ऑक्साइड्स। नो, एम्फोटेरिक नेचर तो दोनों का होता है क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है एंड बेरिलियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं। फॉर्मिंग कोवलेंट हलाइड्स भी उनके बनते हैं, बेरिलियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये तो आपने स्ट्रक्चर्स भी की होंगी, BeCl2 एंड एल्यूमिनियम का AlCl वह 3। फॉर्मिंग पॉलीमरिक हाइड्राइड्स वो भी उनके बनते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट क्या है कि एग्जिबिटिंग मैक्सिमम कोवलेंसी इन कंपाउंड। ये दोनों की बिल्कुल नहीं सेम होती क्योंकि बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो क्या बनती है 1s2 2s2। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने p ऑर्बिटल्स को यूज़ कर 4 की कोवलेंसी बना सकता है। बट अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर है मैक्सिमम कोवलेंसी अप टू 6, क्योंकि इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3s2 3p1। तो इसकी जो हमारा एल्यूमिनियम है उसकी कोवलेंसी ज़्यादा होती है, 6 होती है, उसकी 4 होती है। सो ए इज़ द राइट आंसर कि उनकी कोवलेंसी अलग अलग होगी, मैक्सिमम कोवलेंसी। द सोलबिलिटीज ऑफ द कार्बोनेट्स डिक्रीजेस डाउन द मैग्नीशियम ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन। कार्बोनेट्स की सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, मतलब वो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते। सोलबिलिटी डिक्रीज होने के दो रीज़न हो सकते हैं।
या तो लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज हो रही हो या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही हो। तो हमें ये देखना होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जो हमारे पास कटायंस होते हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ करता है, तो साइज़ इंक्रीज़ होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी। तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा बी, क्योंकि उनकी हाइड्रेशन एनर्जीज हैं जो वो डिक्रीज़ होती जाती हैं। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आंसर मिलेगा ड्यू टू डिक्रीज इन द हाइड्रेशन एनर्जीज द सोलबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स डिक्रीजेस डाउन द मैग्नीशियम ग्रुप। नेक्स्ट वन इज द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट इज। इनमें से किस कंपाउंड में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिलता? मार्बल में होता है, सी शेल्स में होता है, डोलोमाइट एक मिनरल है उसमें भी होता है, एक कैल्सिनेटेड जिप्सम। तो जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट से बनता है जिप्सम, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी काम आता है। पीओपी भी इससे ही बनता है, जो बिल्डिंग मटेरियल है। तो इसमें हमें कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल नहीं मिलता, तो बी इज़ द राइट आंसर। इन क्योरिंग सीमेंट प्लास्टर्स को क्योर करने के वक्त वाटर इज स्प्रिंकल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस हेल्प्स इन। वाटर क्यों स्प्रिंकल किया जाता है सीमेंट प्लास्टर्स को क्योर करने के लिए? बिकॉज जो रिएक्शन होती है ये एक एक्सोथर्मिक होती है और इंटरलॉकिंग में इसके साथ हेल्प मिलती है। तो मैं आपको पहले इसके बारे में बताता हूँ कि क्या होता है कि कैल्शियम एल्यूमिनेट्स एंड सिलिकेट्स प्रेजेंट इन द सीमेंट ऑन हाइड्रेशन, जब हम वाटर स्प्रिंकल करते हैं ऑन हाइड्रेशन, गिव्स कोरेस्पोंडिंग हाइड्रेटेड कोलाइडल जेल्स। तो वो एक कोलाइडल जेल्स बना देते हैं जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये पूरी। तो इसमें से हीट बाहर निकलती है तो वो पूरा मटेरियल कूल डाउन हो जाता है और वो एक नीडल शेप्ड अपने अपने क्रिस्टल्स फॉर्म कर कर उस चीज़ को में इंटरलॉकिंग को बढ़ा देता है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? बी इज़ द राइट आंसर के डेवलपिंग इंटरलॉकिंग नीडल लाइक क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट्स बन जाते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हाइड्रेटेड कोलाइडल जेल्स बन जाती हैं जो बाद में कूल डाउन होकर नीडल शेप्ड क्रिस्टल बना लेती हैं और इंटरलॉकिंग में हेल्प करती हैं। इसलिए वाटर स्प्रिंकल करते हैं इन क्योरिंग द सीमेंट प्लास्टर्स। ग्लास क्या होता है? ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। तो प्लीज़ ग्लास की पूरी कंपोजिशन को एक बार रीड कर लें, एस ब्लॉक में आपको मिल जाएगी चैप्टर में, तो उसको ज़रूर एक बार साथ में रीड कर लें। तो जो कॉमन लाइम सोडा ग्लास होता है वो सुपर कूल्ड मिक्सचर होता है सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट्स का। सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट्स का सुपर कूल्ड मिक्सचर होता है लाइम सोडा ग्लास। नेक्स्ट वन इज metallic sodium dissolves in liquid ammonia to form a deep blue colored solution. metallic sodium dissolves in the liquid ammonia. liquid ammonia है, metallic sodium है, दोनों को dissolve कर दिया तो deep blue colored solution बन गया। the deep blue colored solution is due to the formation of, ये deep blue colored solution क्यों बनता है? due to the सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पर सोडियम ने रिलीज़ किए होते हैं वो सोलवेटेड हो जाते हैं, मतलब अमोनिया उनके साथ आकर अटैच हो जाता है, कोऑर्डिनेट कर लेता है। तो उसके कारण उसमें जो आता है एक कलर बन जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन अब एक्साइट हो सकते हैं, तो ये बनाते हैं उसमें एक कलर। इसके बाद है KO2 इज यूज्ड इन स्पेस एंड सबमरीन्स बिकॉज KO2 क्या है? पोटाशियम का ऑक्साइड है, बट कौन सा है? पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है। तो हमने ऊपर इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी की थी, ये एक सुपर ऑक्साइड है। इसे हम सबमरीन्स एंड स्पेस में क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज ये CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है एंड ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। इसलिए रिएक्शन कैसे करता है ये CO2 के साथ? K2CO3 बनाता है और O2 को रिलीज कर देता है। सो दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन द सबमरीन्स एंड द स्पेस। नेक्स्ट वन इज ए मेटल M फॉर्म्स वाटर सोलुबल सल्फेट। एक M है वो वाटर सोलुबल सल्फेट बना रहा है एंड इनर्ट ऑक्साइड बना रहा है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि M ऑक्साइड कौन बनाते हैं? ग्रुप 2 के एलिमेंट, मतलब S ब्लॉक का दूसरा ग्रुप मैग्नीशियम वाला जो ग्रुप होता है
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वो बनाएंगे। सल्फेट उनका बन गया। सल्फेट कौन सा है? वाटर में डिज़ोल्व होने वाला सल्फेट है, मतलब वीक है, मतलब स्टेबल नहीं है, ये हमने ऊपर भी रीड ऑलरेडी किया था। और MO इन एक्वस सोल्यूशन फॉर्म्स इनसोल्यूबल MOOH आउट टू, तो हाइड्रोक्साइड उसका इनसोल्यूबल है। एंड सोल्यूबल इन NaOH, NaOH में तो सोल्यूबल हो जाएगा बट वाटर में इनसोल्यूबल है। तो ये कौन से मेटल्स हो सकते हैं? सो दीज आर द बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि इनके सल्फेट तो सोल्यूबल होते हैं, बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, बट इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं और जो कि NaOH में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ऐसे अगर आपने प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से रीड किया हुआ है तो आपको बिल्कुल भी कोई भी इसमें परेशानी बिल्कुल नहीं होने वाली। तो प्लीज़ इन 13 MCQs में जो भी आपके लिए टॉपिक्स आए हैं उनको प्लीज़ एक बार अच्छे से रीड कर लें, बुक में से आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये था आपके लिए एस ब्लॉक का पूरे चैप्टर में से इम्पोर्टेंट MCQs। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन I3 नेगेटिव आयन इज। तो आपको I3 की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, उससे आपको इसके बारे में पता चलेगा कि कितने टोटल लोन पेयर होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आयोडीन है, आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो उसने अपने साथ 2 आई और अटैच करने हैं, तो वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे दोनों आइस के साथ शेयर कर लेगा। तो ये बनेगी I3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर। तो एक आई यहाँ पर अटैच है और दूसरा आई यहाँ पर है। तो ये टोटल जो हमारे पास बन रही है वो कौन सा मॉलिक्यूल बन रहा है? ये लीनियर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर अब हमें देखना कि इसमें कितने लोन पेयर हैं। आई ने अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स में से क्या किया है? 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं एज ए लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया गया है, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने यहाँ पर शेयर किए हैं और दूसरे दोनों आइज ने एक एक इलेक्ट्रॉन यूज़ किया है और उनके पास 6 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो बन गए हैं लोन पेयर। तो अब टोटल लोन पेयर कितने बने हैं? इसके पास कितने हैं? 3 और सभी के पास इतने ही हैं। सो 3 इंटू 3 टोटल बन गए हैं हमारे पास 9 लोन पेयर्स। तो ऐसे आप इसके लोन पेयर्स को सोल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको क्या करना है कि ऐसी और जो मॉलिक्यूल्स आयंस की स्ट्रक्चर आती हैं वो आपको ज़रूर एक बार बनाकर देख लेनी है, क्योंकि आपको ऐसा ही कोई और पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। इसके बाद चलते हैं द कंपाउंड दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन इज़। तो ये बेसिकली रिएक्शंस हैं। इनमें से किस कंपाउंड में से थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद नाइट्रोजन गैस नहीं रिलीज़ होती, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहला कंपाउंड है जिसमें है N3 दैट इज़ द नाइट्राइट। तो इनको डिकम्पोज करेंगे तो N2 गैस तो बाहर आएगी ही। दूसरा है अमोनियम डाइक्रोमेट, इससे भी N2 गैस रिलीज़ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमने पी ब्लॉक यूनिट की फास्ट रिवीजन में भी इसे डिस्कस किया था। और अमोनियम नाइट्राइट, इसमें से भी N2 आएगी और साथ में आएंगे 2H2O। तो रह गया सिर्फ अमोनियम सल्फेट जो कि अमोनिया गैस को रिलीज़ करेगा। सो डी हमारा आंसर बनेगा। इनकी मैं रिएक्शंस भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो दीज आर द रिएक्शंस। नाउ बेरियम नाइट्राइट क्या बनाएगा? बेरियम एंड N2 गैस। और अमोनियम डाइक्रोमेट भी बनाएगा N2H2O एंड Cr2O3। अमोनियम नाइट्राइट बनाएगा N2 + 2H2O। ये दोनों N को हटा दीजिए तो क्या बचेगा? 4H और O2, उसका बन जाएगा 2H2O। और ये अमोनियम सल्फेट है जो ये बनाएगा अमोनिया गैस, और ये वाटर में डिज़ोल्व होने पर अमोनियम आयन एंड सल्फेट आयन भी बनाता है। आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट obtained when chlorine gas reacts with cold and dilute aqueous NaOH। क्लोरीन गैस मतलब Cl2 रिएक्ट हो रही है कोल्ड एंड dilute NaOH के साथ, aqueous solution of NaOH के साथ, क्या बनेगा? तो जो Cl2 है, Br2 है, I2 है, ये कोल्ड एंड dilute aqueous अल्कली के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाता है? हलाइड्स एंड हाइपोहलाइड्स। हलाइड्स एंड हाइपोहलाइड्स बनते हैं, दैट इज़ NaCl एंड NaClO। तो हाइपोहलाइड्स में क्या होगा? ClO नेगेटिव।
तो क्या क्या फॉर्म हो गया, Cl1 नेगेटिव एंड ClO नेगेटिव, तो ये दोनों फॉर्म हो रहे हैं। सो C इज़ द राइट आंसर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको रिएक्शन पूरी की पूरी याद रखनी है। सो आगे चलते हैं। द स्पेसिस इन विच द N एटम, नाइट्रोजन एटम, इज इन स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको इन सब में N की हाइब्रिडाइजेशन सोल्व करनी है, उसके लिए आपको इन सब की स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपको क्या देखना है कि अगर तो वहाँ पर एक मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब अगर बन रहा है ओनली वन ए पाई बॉन्ड, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2। अगर दो आ रहे हैं, अगर आपके पास डबल बॉन्ड दो बार आ रहा है वहाँ पर, तो कौन सी हाइब्रिडेशन स्टेट होगी, sp। अगर दो बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो यही बस हमें यहाँ पर देखना है। तो इनकी स्ट्रक्चर, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के नाम से एक अलग से वीडियो बनाई थी, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और ऊपर भी मिल जाएगी यह कार्ड से, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने इन शॉर्ट यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिए। उसके साथ आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की स्ट्रक्चर को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सोल्व करना एक बार आ गया तो मैंने इन सभी को उसी सेम मेथड से सोल्व किया हुआ है, आप भी सोल्व कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या देखना है कि आपके पास जितने एटम हैं, जैसे कि NO2 है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6 और एक ऊपर चार्ज का 1, टोटल 18 हैं। और यहाँ पर हमारे पास जितने एटम्स हैं, टोटल हमारे पास कितने एटम्स हैं, एक N है, 2 O हैं, टोटल एटम्स कितने हो गए, A है 3। तो हर एक एटम को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो हमने क्या किया, 3 × 8 कर दिया, वो बन गया हमारे पास ए है 24। 24 में से जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 को किया माइनस, तो वो बन जाएगा 6। तो 6/2 किया तो हमारे पास कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 3 बॉन्ड्स। अगर आपको एक बार इसके बारे में जानकारी मिल जाती है कि मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो आप इजीली उसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो हमने इन सभी की स्ट्रक्चर्स को बनाकर देख लिया है, आप इसको डिटेल में उस वीडियो में ज़रूर देख लीजिए। तो जो हमारे पास NO2 पॉजिटिव की स्ट्रक्चर आई है, यहाँ पर NO2 पॉजिटिव की स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है कि 2 बार डबल बॉन्ड बन रहा है। क्योंकि उसमें 4 बॉन्ड्स थे, तो यही केस हो सकता था। तो इसका मतलब है वहाँ पर हाइब्रिडेशन स्टेट क्या बनेगी, sp बनेगी, क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड आ गया है। आप यहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। द पेयर इन विच फॉस्फोरस एटम्स हैव ए फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द +3। किस इनमें से पेयर में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। तो आपको इन सभी एसिड्स की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, तो वो आपको प्लीज़ एक बार बनाकर देखनी है। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर्स की वीडियो भी मैंने अलग से बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो हम इनकी स्ट्रक्चर्स को मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले है हमारे पास फॉस्फोरस एसिड, जिसको हम नाम देते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3। अगर इसमें से एक ऑक्सीजन को हटा दें तो क्या बन जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस। अगर ऐसे दो मॉलिक्यूल्स को जोड़कर उनमें से H2O बाहर निकालें तो वो बन जाएगा हमारे पास ए है पायरोफॉस्फोरस। तो इनमें आपको सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट सोल ए कर लेनी है, तो यहाँ पर मिलेगी +3। तो आंसर तो आपका यहीं से आ जाएगा। बट जो आगे हैं फॉस्फोरिक एसिड, उसकी भी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ऑर्थोफॉस्फोरिक या फिर फॉस्फोरिक एसिड, उसकी ये है स्ट्रक्चर। ऐसे दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ेंगे, उनमें से H2O को बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अगर इस ऑक्सीजन को भी हटा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो आप इन सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट्स को सोल्व कर देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड एंड पायरोफॉस्फोरस एसिड। सो दैट इज द डी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। इसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव, इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो आपको ये बात याद रखनी है, इंटर हेलोजन कंपाउंड मतलब कि द कंपाउंड बिटवीन टू डिफरेंट हेलोजन्स इज मोर रिएक्टिव दैन द रिस्पेक्टिव हेलोजन्स। जो भी हमारे पास हेलोजन्स हैं उनको जोड़कर, मतलब सेम को जोड़कर जो बन रहा है, जो अलग को जोड़कर बन रहा है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सो ICl इज मोर रिएक्टिव, सो ICl इज द राइट आंसर।
विच वन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ही वैन डर वाल फोर्सेस हो वहाँ पर हो जाएंगी, सो उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, जीनोन का। सो जीनोन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमें इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में उतारना है। तो आप इसमें बात याद रख लें कि इनके हाइड्रोजन आयंस को उतार कर जो बनेंगे ए कंजुगेट बेसिस, उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बनेगी। तो जो ClO4 1 नेगेटिव है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाने के बाद उसके पास 4 ऑक्सीजन है, सो ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती हैं, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ऐसे ही इनकी स्टेबिलिटी ऐसे डिक्रीज़ होती है। सो जितना ज़्यादा इनका एक कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है, जितना ज़्यादा वो स्टेबल होता है उतना ज़्यादा ही एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है और सबसे वीक ये है, तो इसलिए ऑर्डर कौन सा बन जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगर आपने सिंपल पी ब्लॉक डी ब्लॉक की थ्योरी रीड की है तो इनमें से आपका स्कोर करना बहुत ही ईजी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाय NO नाइट्रिक ऑक्साइड, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी को नहीं शो करता। सो it is a diamagnetic in gaseous state, it is a neutral oxide, it combines with the oxygen to form a nitrogen dioxide, its bond order is 2.5. Now this is the right, and also B option के ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, दिस इज आल्सो राइट। इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5, दिस इज आल्सो राइट, बिकॉज आप इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। एक बार तो दो बॉन्ड बनते हैं और एक बार क्या बन सकते हैं, वहाँ पर 3 बॉन्ड बन सकते हैं। सो इनकी एवरेज वैल्यू 2.5 मिलेगी। सो ओनली दिस वन इज रॉन्ग, इट इज़ नॉट डायमैग्नेटिक, इट इज़ ए पैरामैग्नेटिक। बट ये डायमैग्नेटिक बनने के लिए अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ ही अटैच हो जाता है, मतलब कि डाइमर फॉर्म कर लेता है N2O2, तो इसलिए ये वहाँ पर चेंज हो सकता है। सो A इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ए थर्मल डिकम्पोजिशन यील्ड ए बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड। एक बनेगा बेसिक, एक बनेगा एसिडिक। तो NO3 ClO3 जो होते हैं सोडियम एंड पोटाशियम के नाइट्रेट, वो क्या बनाते हैं, वो बनाएंगे NO2 वाले कंपाउंड एंड साथ में ऑक्सीजन बनाएंगे। तो इनमें से कोई भी ना तो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड है ना ही बेसिक ऑक्साइड है। सेम ही यहाँ पर होगा, यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बनेगा, ClO2 वाला, KClO2 साथ में ऑक्सीजन। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। नाउ अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या है, बेसिक, एंड जो CO2 है वो क्या है, एसिडिक। तो C इज़ द राइट आंसर। तो आपकी स्क्रीन पर ये उन सभी की रिएक्शंस भी शो हुई हैं, आप इनको एक बार देख सकते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सल्फर इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सल्फर के लिए रॉन्ग है। S2 मोलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, दैट इज राइट, क्योंकि O2 के जैसे ही ये भी एक पैरामैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट, द सल्फर एट 200 डिग्री सेल्सियस द गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ एसिड रिंग्स, दैट इज आल्सो राइट, बट एट हायर टेम्परेचर वो जनरली जो एसिड रिंग्स हैं वो ब्रेक होकर क्या बननी शुरू हो जाती हैं, S2 मोलिक्यूल्स, जिसमें कि उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मिलता है। लास्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज नेवर लेस देन +4, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो दिस इज द आवर आंसर, क्योंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है और +2 भी हो सकती है। सो D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बोरॉन कैंट फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनायंस। बोरॉन इनमें से कौन सा अनायन नहीं बना सकता। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे 1s2 2s2 2p1, तो उसके पास d ऑर्बिटल्स बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट हैं। तो इसलिए उसकी मैक्सिमम कोवलेंसी क्या होगी, मैक्सिमम कोवलेंसी इज़ 4 तक हो सकेगी।
इसलिए ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें बोरोन के साथ 6 फ्लोरीन है जो कि इम्पॉसिबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? बोरिक एसिड इज ए प्रोटोनिक एसिड? नो, बिकॉज बोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? BOH(3). तो इसमें से हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं रिलीज होता, ये वाटर में से OH को खुद में जोड़ लेता है और हाइड्रोजन वहाँ से रिलीज करता है। बेरिलियम एक्सिबट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, एंड बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है 6? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी 4 है। क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर्स, दैट इज राइट आंसर। सो क्लोराइड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम की ब्रिज्ड जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, एंड B2H6 2NH3 इज नोन एज द इनऑर्गेनिक बेंजीन, दैट इज आल्सो रॉन्ग। सो सी इज अवर राइट आंसर। तो आगे देखते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन। दिस इज़ द बोरिक एसिड। सो बोरिक एसिड जो है वो वाटर में से OH आयन अब्जॉर्ब कर कर हाइड्रोजन रिलीज करता है। बेरिलियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड दोनों के पास ही ये स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए यही हमारा राइट ऑप्शन है। और लास्ट जो था कि B2H6 2NH3, वो हमारे पास उसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम बिल्कुल नहीं देते, उसको हीट कर कर क्या बनता है? बोरोजाइन। बोरोजाइन बनता है B3N3O6, उसको हम क्या नाम देते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर बेंजीन के जैसे होती है, इसलिए। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाईबोरेन कंटेन्स। डाईबोरेन की स्ट्रक्चर स्पेशल है, ये आपने +1 में की होगी और पी ब्लॉक के स्टार्टिंग के जो दोनों ग्रुप्स हैं उसमें हुई होगी। नाउ डाईबोरेन जो है उसमें क्या होता है कि एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो एटम्स हैं वो ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही है, उन सभी में वो शेयर होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सो राइट आंसर इज़ डी, क्योंकि हमारे पास 4 हैं ए सिंपल बॉन्ड और 2 हैं सिर्फ 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। सो डी इज़ द राइट आंसर। Heating of an aqueous solution of aluminum chloride to the dryness will give। अगर हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो क्या बनता है? तो सबसे पहले तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर हमने उसमें वाटर ऐड किया है तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसको बाद में अगर आप इसमें करेंगे हीट तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। इनमें से कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है? एम्फोटेरिक क्या चीज़ होती है? जो हमारे पास एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट कर जाए और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा, तो दैट इज़ SnO2 टिन ऑक्साइड। ये जो है वो हमारे पास HCl के साथ भी रिएक्ट हो जाता है एंड NaOH के साथ भी रिएक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइट ऑन रिएक्शन विद एन एक्सेस ऑफ वाटर गिव्स। तो मैग्नीशियम नाइट्राइट का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा? Mg3N2। वो 6H2O के साथ अटैच होगा और वो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल। तो इसके एक मॉलिक्यूल से अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। This is a very important statement. The soldiers of Napoleon army while at Alps during freezing winter suffered a serious problem as regard to the tin buttons of their uniform। तो क्या हुआ कि नेपोलियन की जो आर्मी थी वो जब फ्रीजिंग जोन में थी तो क्या हुआ कि उनके टिन बटन के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई। वो क्या थी कि वाइट मटेलिक टिन बटन्स गोट कन्वर्टेड टू ग्रे पाउडर। जो वाइट मटेलिक थे वो ग्रे पाउडर में चेंज होने शुरू हो गए अपने आप। सो ये क्यों हुआ है ये हमें एक्सप्लेन करना है। ए चेंज इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इंट्रैक्शन विद N2, चेंज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, इंट्रैक्शन विद द वाटर वेपर इन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। सो दिस इज ड्यू टू द चेंज इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ टिन। तो टिन की स्ट्रक्चर जो है वो
13.2 डिग्री सेल्सियस पर जाकर इंटरचेंज होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए उसकी हमारे पास अपीयरेंस हो गई चेंज। द सब्सटेंस यूज्ड इन होम्स सिग्नल ऑफ द शिप इज़ ए मिक्सचर ऑफ। होम्स सिग्नल जो होता है वो हम शिप्स में यूज़ करते हैं। किसी दूर से आ रही चीज़ को अगर हमने चेतावनी देनी हो तो इसको उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड। तो ये दोनों हम उसमें यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड। एक में से हमारे पास बन जाती है फॉस्फिन गैस और दूसरे में से बन जाता है हमारे पास फ्यूल एज ए फ्यूल। तो इसके बाद है हमारे पास द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द बंसन फ्लेम शोन इन द फिगर गिवन बिलो इज, दैट इज द 2 इज़ द राइट आंसर। सो ए इज़ ए राइट आंसर। सो दूसरा जो पार्ट है दैट इज़ द हॉटेस्ट रीजन। तो सबसे अंदर को छोड़कर जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ द हॉटेस्ट रीजन। तो मैंने सभी रीजन के बारे में आपको बताया है, वो आप यहाँ से रीड कर कर देख सकते हैं स्क्रीन पर से। सबसे पहला है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन ZnO इज रिस्पेक्टिवली एक्टिंग एज एन। ZnO की दो रिएक्शंस दी गई हैं जिंक ऑक्साइड की। हमें ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन में वो एज ए बेस एक्ट कर रहा है और कौन सी रिएक्शन में एज एन एसिड एक्ट कर रहा है। ये फर्स्ट रिएक्शन में क्या है कि जिंक ऑक्साइड के साथ है सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड क्या है कि सोडियम ऑक्साइड तो हमें बिल्कुल साफ पता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, यहाँ पर एक हमारे पास एसिड बन जाएगा और यहाँ पर इसका एक्शन क्या हो गया, एसिड। तो दूसरी रिएक्शन में CO2 क्या है, CO2 एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जो कि एक एसिडिक बिहेवियर की होती है। तो यहाँ पर इसका क्या एक्शन बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये दोनों इसके बिहेवियर बन जाएंगे, एसिड और बेस। तो इसका डी आंसर आ जाएगा। सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेटेलिक एंड फेरोमैग्नेटिक। इनमें से कौन सा कंपाउंड मेटेलिक एंड फेरोमैग्नेटिक है, ये 4 मार्क्स में आया हुआ है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने डी एंड एफ ब्लॉक की थ्योरी को रीड किया है तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। क्रोमियम ऑक्साइड जो है CrO2, ये मैग्नेटिक टेप्स बनाने में काम आता है। रिकॉर्डिंग जो होती हैं टेप्स होती थी, आजकल तो वैसी टेप्स नहीं यूज़ हो रही। पहले ज़माने में वो यूज़ होती थी रिकॉर्डिंग। कैसेट्स की टेप्स में जो मटेरियल यूज़ होता था वो था CrO2। CrO2 इज़ यूज टू मेक द मैग्नेटिक टेप्स फॉर द कैसेट्स। सो ए इज़ द राइट आंसर। आल्सो आपको साथ में याद रखना है कि आयरन, कॉपर एंड निकल, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ये सिर्फ ऐसे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि फेरोमैग्नेटिक होते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो इसके बाद है CrO2। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये दोनों तो बहुत ही इजी थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको NCERT में कंसेप्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उसको डीपली अगर आपने कहीं पर स्टडी किया होगा तो आपको मिल जाएगा। इसमें से भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। मैंने सिर्फ इसके साथ का आपको सिर्फ यही एक MCQ करवाया क्योंकि इसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। द कलर ऑफ KMnO4 इज़ ड्यू टू। आपको ये बात तो सभी को मालूम है कि KMnO4 का पर्पल कलर होता है, बट क्यों होता है ये हमें बताना है। हमने नॉर्मली रीड किया है कि DD ट्रांजिशंस होती हैं उसके साथ उनका बन जाता है कलर, बट यहाँ पर आपको Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। वो यहाँ पर क्या बन रही है, +7। तो +7 स्टेट में उसके पास कोई D इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सो DD ट्रांजिशन तो फिर हो ही नहीं सकती। तो बाकी के ऑप्शंस क्या हैं, ये हमारे पास M2L चार्ज ट्रांसफ़र या फिर L2M चार्ज ट्रांसफ़र या फिर सिग्मा टू सिग्मा स्टार। इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा, पहले हम इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें होता क्या है। नो KMnO4 में जो MnO4 1 नेगेटिव आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें +7 मिलती है। सो इट हैज़ नो D इलेक्ट्रॉन, सो DD ट्रांजिशंस कैंट अक्कर। नाउ हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑफ द मेटल तो उसके पास वेकेंट D ऑर्बिटल बन जाएगा। सो ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू अक्कर L2M चार्ज ट्रांसफ़र। ये क्या होता है L2M, यहाँ पर L का मतलब है यहाँ पर L हमारे पास होगा लाइगेंट टू मेटल।
तो वो अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को मेटल को डोनेट कर सकता है, मतलब कि अनायन टू कटायन जैसा ये एक अटैक होता है। L2M चार्ज ट्रांसफ़र वहाँ पर हो सकता है। ये होगा अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हाई है, ताकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। इसलिए जो हमारे पास लाइगेंड्स होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं इनटू द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो इसका आंसर आएगा आपके पास L2M चार्ज ट्रांसफ़र। तो जो हमारे पास MnO4 नेगेटिव है, वहाँ पर जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि मैग्नीज को अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो उसके कारण ये यहाँ पर एक जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो एक ट्रांजिशन बन जाती है। तो उसी के कारण उसका हमें एक पर्पल कलर देखने को मिलता है। सो यहाँ पर L2M होगा, क्योंकि M यहाँ पर एम्प्टी है और L के पास लोन पेयर्स हैं। तो C इज़ द राइट आंसर। तो आपको ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी है, इस सभी को रीड करें अच्छे से। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डिल्यूट एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जिंक की रिएक्शन डिल्यूट एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ क्या क्या प्रोड्यूस करती है? पहले डिल्यूट के साथ और फिर हमें देखना है कंसनट्रेटेड के साथ। नाउ कंसनट्रेटेड के साथ क्या बनाएगा वो? कंसनट्रेटेड के साथ तो हमेशा बनाता है NO2। सो NO2 यहीं पर है, तो यही इसका आंसर होगा। तो डिल्यूट के साथ बनता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज़ द लाफिंग गैस। लाफिंग गैस होती है N2O और साथ में बनेगा NO2। सो डी इज़ द राइट आंसर। ये दोनों इसकी रिएक्शन है, डिल्यूट के साथ N2O और कंसनट्रेटेड के साथ NO2। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टेट अगेंस्ट इट। इनमें से कौन सी चीज़ रॉन्ग है वो हमें बताना है। सबसे पहले है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, फिर है हमारे पास आयनिक साइज, फिर है स्टेबिलिटी इन एक्व सोल्यूशन, फिर है नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नाउ हम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स से स्टार्ट करते हैं। Mn के पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, तो स्कैंडियम के पास सिर्फ एक होती है। तो ये ठीक होगा, तो ये आपका ठीक है, क्योंकि Mn शो कर सकता है टोटल अप टू +7 तक, और इसमें सिर्फ एक ही होती है +3। तो डी इज़ द राइट। नाउ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर ये डिपेंड करता है, वो हमें देखना पड़ेगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर क्या कितने कितने आ रहे हैं। तो वो हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो हमें जो भी कंपाउंड्स दिए थे, ये दिए थे V2 पॉजिटिव। V2 पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर कितना होता है? V का, वेनेडियम का 23, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गए, वो रह गए 21। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज़ हो जाएंगे आर्गन तक, बाकी के कितने बच जाएंगे? 3। ऐसे ही हम Cr में 4 होते हैं, Cr2 पॉजिटिव में, Mn2 पॉजिटिव में 5 और Fe2 पॉजिटिव में 4। नाउ Mn2 पॉजिटिव के पास सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उसका होगा, दूसरे दोनों का सेम होगा। तो ये स्टेटमेंट हमें रॉन्ग दी हुई है, क्योंकि Mn सबसे आगे आएगा। तो दिस इज़ द रॉन्ग। सो दिस इज़ अवर आंसर। तो हमारा आंसर मिल चुका है A, बट फिर भी हम इस B और C को एक्सप्लेन जरूर करेंगे। नाउ आयनिक साइज। तो आयनिक साइज जो होता है वो हम देखते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है। आयनिक साइज डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जनरली। जनरली ऐसा होता है कि लेफ्ट टू राइट, यहाँ से मूव करेंगे इस तरफ, तो आयनिक साइज छोटा होता जाएगा। मतलब Ni2 पॉजिटिव छोटा होगा CO2 पॉजिटिव से, ये छोटा होगा Fe2 पॉजिटिव से, और ये होगा Mn2 पॉजिटिव से। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनकी कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड हो जाती है, जैसे कि Mn2 पॉजिटिव है। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस बीच में हो सकते हैं। स्टेबिलिटी इन एक्व सोल्यूशन। नाउ स्टेबिलिटी इन एक्व सोल्यूशन का भी बिल्कुल ठीक दिया था अरेंजमेंट, क्योंकि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ यही एक शो होती है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये थे आपके सभी बिहेवियर्स, इनको अच्छे से रीड करें। आपको सभी कुछ NCERT बुक में से, हमारी रिवीजन की वीडियो में से मिल जाएगा, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से उसे ज़रूर ओपन कर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको ज़रूर शेयर करें। और स्टेबिलिटी में हम इनके ई नोड वैल्यूज़ के साथ भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितनी ई नोड वैल्यू M3 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव की होगी, ज़्यादा पॉजिटिव होगी, उतनी जल्दी ही M2 पॉजिटिव फॉर्म होगा, मतलब उतना ज़्यादा ही M2 पॉजिटिव स्टेबल होगा। तो इसका मतलब है ये जो आयंस हैं, इनमें से CO2 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उससे वीक ये है और उससे वीक ये है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देख सकते हैं कि इनके जो 3 पॉजिटिव आयंस है उनका यहाँ पर इससे बन जाएगा रेसिप्रोकल, उनकी स्टेबिलिटी बन जाएगी लेस। तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होगा, उससे कम ये होगा और उससे कम ये होगा।
तो सबसे कम बना है CO3 पॉजिटिव, उसके बाद Fe3 पॉजिटिव, उसके बाद Cr3 पॉजिटिव। तो सिंपल है ये। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 4 successive members of the first 2 transition elements listed first row below with the atomic numbers, which one of them is expected to have the highest M3 positive M2 positive value? किसके लिए M3 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव वैल्यू सबसे हाई होगी? तो सबसे पहले तो अगर आप बुक में से ये वैल्यूज़ के साथ जो भी थ्योरी दी है उसको एक बार रीड कर लें, अदरवाइज़ अगर आप उनको याद कर सकते हैं तो याद कर लें। यहाँ पर हमें केस देखना होगा कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस क्या बन रही हैं, कि यह किसी के Mn2 पॉजिटिव की अगर कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन रही होगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और अदरवाइज़ हमें ये याद रखना है कि मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट E0 वैल्यूज़ ऑफ M3 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव जनरली इंक्रीज़ करती हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें मिलाकर यहाँ पर आंसर बनाना होगा। नाउ सम हैज़ एक्सेप्शनली हाई वैल्यू ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट आयन, जैसे कि Mn2 पॉजिटिव हाफ फिल्ड होता है तो उसकी वैल्यू हाई रहेगी, एक्सेप्शनल है। बट जनरली क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट जो वैल्यू है वो हमारे पास इंक्रीज़ करती है। तो सबसे आखिर पर कौन आने वाला है? कोबाल्ट आने वाला है, उसका एटॉमिक नंबर सबसे हाई है। सो कोबाल्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई रहेगी। सो डी इज़ आंसर। उसके बाद यहाँ पर Mn की वैल्यू होगी क्योंकि Mn2 पॉजिटिव हाफ फिल्ड होता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? कोबाल्ट। ये वैल्यूज़ आपको बुक में से मिल जाएगी, आप वहाँ पर उनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द आयरन एग्जिबिट +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आयरन इज़ इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो सबसे पहले है कि फेरस ऑक्साइड इज़ मोर बेसिक इन नेचर दैन द फेरिक ऑक्साइड। मतलब फेरस का मतलब क्या है? Fe2 पॉजिटिव का ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होता है दैन द Fe3 पॉजिटिव ये आयन का जो ऑक्साइड बनेगा। दूसरा है फेरस कंपाउंड्स आर रिलेटिवली मोर आयनिक दैन द कोरिस्पोंडिंग फेरिक कंपाउंड्स। नाउ फेरस मतलब जो 2 पॉजिटिव वाले हैं वो मोर आयनिक होते हैं दैन द फेरिक कंपाउंड्स। अगली है फेरस कंपाउंड्स आर द लेस वोलेटाइल दैन द कोरिस्पोंडिंग फेरिक कंपाउंड्स, वोलेटिलिटी के साथ है। फोर्थ है फेरस कंपाउंड्स आर मोर ईजिली हाइड्रोलाइज्ड, 2 पॉजिटिव वाले जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं दैन द कोरिस्पोंडिंग फेरिक कंपाउंड्स। तो हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो सबसे पहले था कि फेरस ऑक्साइड इज़ मोर बेसिक दैन फेरिक ऑक्साइड, दिस इज़ राइट। नेक्स्ट है अगर Fe2 पॉजिटिव है और Fe3 पॉजिटिव है, जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतना ज़्यादा ही पोलराइजेशन होता है, उतना ज़्यादा ही कोवलेंट करैक्टर होता है और उतना ही हो जाता है आयनिक करैक्टर डिक्रीज। सो Fe3 पॉजिटिव का आयनिक करैक्टर होगा डिक्रीज, इसका होगा ज़्यादा। तो Fe2 पॉजिटिव है जो वो मोर आयनिक बनेगा। सो बी इज़ द राइट स्टेटमेंट। तो जितना ज़्यादा आयनिक होगा उतनी वोलेटिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर चार्ज होगा मतलब जितना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा उतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। सो Fe3 पॉजिटिव की वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। सो सी इज़ आल्सो राइट। नाउ डी, जितना ज़्यादा कोवलेंट होगा उतनी जल्दी हाइड्रोलाइज्ड होगा। सो डी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो डी आपको आंसर मिलेगा। डी को आपको ठीक करना है। डी में क्या आएगा कि जो Fe3 पॉजिटिव है वो ईजिली हाइड्रोलाइज होता है Fe2 पॉजिटिव की बजाय। तो ऐसे आप ये सभी फैक्टर्स को याद कर लें तो आपका ये ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गैलेडियम GD एटॉमिक नंबर 64 इज़। हमें GD जिसका आपको एटॉमिक नंबर भी दिया है, आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनानी है तो सिंपल है, वैसे तो आपको बनानी आती होगी, बट 64 तक जाना है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर रखी है कि आप किसी भी एलिमेंट का अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना सकते हैं विदिन 2 और 3 सेकेंड्स। बस आपको थोड़ा सा कुछ याद रखना पड़ेगा। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लें तो आपकी हेल्प हो जाएगी, आपके 4 मार्क्स पेपर में ईजिली बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो एटॉमिक नंबर है उससे जो छोटे एटॉमिक नंबर की जो नोबल गैस है उसको उतारें। यहाँ पर 64 है, इससे छोटी कौन बन गई? जीनोन बन गई 54। बाकी के कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं? 10। तो हमें सिर्फ अब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को ही फिलअप करना है, बाकी के तो हो गए जीनोन के पास। चलो अब जीनोन आती है हमारे पास इन द पीरियड 5th।
तो फिफ्थ पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आएगा, सिक्स्थ, उसमें कौन से ऑर्बिटल यूज़ होते हैं, 6f, 4f, 5d एंड 6p। तो आपको ये 10 इलेक्ट्रॉन इनमें रखने हैं। तो s के पास 2 आ गए, f के पास 8 आएंगे, d के पास 0 आएगी। बट f अगर हम हाफ फिल्ड बना दे तो ज़्यादा स्टेबल है, तो d के पास 1 चला गया। सो इसलिए ये बन जाएगा विद इन 2 और 3 सेकेंड। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से पीरियड में कौन से शेल होते हैं, वो भी रिपीट होता है, रिपीटिंग होता है काम, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। प्लीज़ वो आपको वीडियो एक बार अच्छे से ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से एक बार ज़रूर उसको देख लेना है। आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2.84 बोहर मैग्नेटन। द करेक्ट वन इज, इनमें से किसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ये आएगी 2.84। ये हमें दी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, D4 है, D3 है, D4, D4, D5 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड, इन वीक फील्ड, इन स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो पहले तो आपको फार्मूला याद हो, n इंटू n प्लस 2 का स्क्वायर रूट, ये फार्मूला होता है। नाउ 2.84 किसका स्क्वायर रूट होगा, यही बस आपको एक बार यहाँ से अगर आपको मिल जाती है वैल्यू तो आपका इजीली हो जाएगा। नाउ 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो उसके बाद आता है 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। इन दोनों के बीच होगी वैल्यू, मतलब 4 और 9 के बीच क्या वैल्यू मिल जाएगी, 8। 8 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 2.84। इसका मतलब यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी n की 2, क्योंकि 2 आएगी, 2 + 2 4 × 2 बन जाएगा 8। तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, 2 आएंगे। तो आप इनको 2 को यूज़ कर सकते हैं। तो 2 हमें इनमें से बस अब यही देखना है कि किसके पास n की वैल्यू 2 आ रही है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का क्या मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। अगर वीक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है 2 पार्ट्स में, एक बनते हैं T2g सेट, एक बनता है EG सेट। नाउ D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो यहीं पर सभी हो जाएंगे पेयर अप, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा ओनली 1, ये भी नहीं आंसर होगा। D3 है, तो D3 में चाहे स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, इस सभी के सभी यहीं आएंगे। इसमें n की वैल्यू है a है 3, तो इसका आंसर ज़्यादा आ रहा है। D4 है वीक में, तो वीक में क्या होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन्स ही अनपेड हैं, 4 हैं, तो ये भी आंसर बहुत ज़्यादा है। D4 है स्ट्रॉन्ग में, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेड, तो n = 2 है, तो ये आंसर बन जाएगा। सो D इज़ द राइट आंसर, D4 इन द स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। आपको ये एक इलेक्ट्रॉन भी यहीं रख दिया है, मतलब कि पेयरिंग हुई है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्योंकि एनर्जी का गैप फिर ज़्यादा बन जाएगा, सो पेयरिंग होना ईजी रहेगा। आगे चलते हैं। Which of the following factors may be regarded as the main cause of the length knot contraction? लेंथ नॉट कंट्रैक्शन क्या होती है कि जो 4f सीरीज़ है, मतलब जो f ब्लॉक है, f ब्लॉक में 2 सीरीज़ होती हैं, एक होती है 4f सीरीज़, एक होती है 5f सीरीज़। 4f सीरीज़ जो होती है उनको हम नाम देते हैं लेंथेनॉइड्स, एंड जो 5f है उनको हम नाम देते हैं एक्टेनॉइड्स। दोनों में आती है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन एंड एक्टेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या है कि आयनिक एंड एटॉमिक साइजेस अलोंग द सीरीज कॉन्स्टेंटली स्टडी डिक्रीज होता है उनमें, कि सभी के आयनिक साइज एक रेगुलर इंटरवल्स में डिक्रीज़ होते जाते हैं, बट ये डिक्रीज़ कुछ ज़्यादा इसमें हमें नहीं मिलता, सभी के साइज़ आलमोस्ट इक्वल रहते हैं। तो इसका जो मेन रीज़न क्या है ये आपको बताना है। सिंपल है, अगर आपने लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में से सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है टॉपिक, आपने ज़रूर इसको रीड किया होता है, बट इसके कोज का कुछ हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है हमेशा। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं ग्रेटर शील्डिंग ऑफ 5d इलेक्ट्रॉन्स बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स। तो 4f इलेक्ट्रॉन्स की ग्रेटर शील्डिंग पावर होती है क्या, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि 4f ऑर्बिटल्स आर द पुअर शील्डिंग ऑफ द 5d इलेक्ट्रॉन्स बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स, ये हो सकता है। पहले हम आगे के रीड करते हैं। इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ वन ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन्स बाय अनदर इन द सबशेल, पुअर शील्डिंग ऑफ द वन ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स बाय अनदर इन द सबशेल। नाउ आपको इसमें याद रखना है कि जो 4f में इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं, तो 5d के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आंसर भी नहीं बनेगा। ये बात तो ठीक है कि 4f का शील्डिंग फैक्टर पुअर होता है, बट उन्होंने कहा है कि 5d के लिए, बट इसका कोई सीन नहीं है, क्योंकि 4f में इलेक्ट्रॉन एंटर होना है, d में तो 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होता है ज़्यादा से ज़्यादा 4f सीरीज़ में। अगला रॉन्ग है, क्योंकि इफेक्टिव शील्डिंग दी हुई है। तो आगे क्या है कि पुअर शील्डिंग ऑफ वन ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सेम सबशेल, कि f में इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर के इफेक्ट को शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं,
जिसके कारण के न्यूक्लियर का इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है और उसके साइज़ को डिक्रीज कर रहा है। सो दिस इज़ द राइट कोज फॉर द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके साथ आपका लेंथेनॉइड यह कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया और उसका यह कोज भी हो गया। इसके साथ क्या होता है कि सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं, उनको यह सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और सेकंड एंड थर्ड जो हमारी डी सीरीज़ होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक साइजेस भी सेम हो जाते हैं, जैसे जिरकोनियम और हाफनियम का। ये भी आपको पूछा जा सकता है साथ में। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली वैल्यू इन बोहर मैग्नेटन अमंग द फॉलोइंग इज। तो हमें क्या करना है, सभी के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को सोल्व आउट करना है। तो सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को पहले सोल्व आउट कर लें, क्योंकि कंपाउंड्स सभी सेम है। तो पहले Mn की क्या आएगी, Cl की होती है -1, तो ये बन जाएगी -4, यहाँ पर है 2 तो इसकी बन जाएगी 2 पॉजिटिव। ऐसे ही आपको इसकी सोल्व करनी है 2 पॉजिटिव, ऐसे ही आपको इसकी सोल्व करनी है, वो भी हमारे पास बन जाएगी यहाँ पर 2 पॉजिटिव। तो इन सभी की आपको 2 मिल रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इनके इलेक्ट्रॉन्स को सोल्व आउट करना है और बाद में आपको देखना है कि किसके पास ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिसके पास भी ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सो हमने Mn2 पॉजिटिव के लिए तो पहले ही किया था कि Mn2 पॉजिटिव के पास सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सबसे आगे वही आएगा। उसके बाद जब आप इन दोनों के सोल्व कर देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि कोबाल्ट के पास उससे ए होंगे ए कम इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद आएगा Fe, तो सब हमारा आंसर मिल जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। तो आगे चलते हैं। Which one of following nitrates will leave behind a metal on strong heating? इनमें से कौन सा नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर सीधा ही मेटल बना डालेगा, उसका ऑक्साइड भी डिकम्पोज हो जाएगा। सो जिन एलिमेंट्स की, जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी काफ़ी लो होती है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि मरकरी से भी लो होती है, वही ऐसा बनाते हैं। जैसे कि सिल्वर है वो ये बनाएगा, और मरकरी भी ऐसा ही करता है। उसके अगर हम नाइट्रेट्स को हीट करेंगे तो डायरेक्ट हमें मेटल मिल जाता है सिल्वर नाइट्रेट को हीट करने पर। तो ये सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही हैं, इसीलिए इनके साथ रिलेटेड ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। व्हाट वुड हैपन व्हेन ए सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्रोमेट, पोटाशियम क्रोमेट है, इज़ ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ डिल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर हम पोटाशियम क्रोमेट में एसिड कोई ऐड कर दें तो क्या बनता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट बनता है। तो बी इज राइट आंसर होगा, पोटाशियम डाइक्रोमेट बनता है पोटाशियम क्रोमेट CrO4 नेगेटिव आयन से, जो कि हमारे पास क्रोमेट आयन है। एसिडिक मीडियम में वो क्या बना देगा, डाइक्रोमेट आयन। अगर हम इसमें बेस ऐड कर दें तो यही रिएक्शन रिवर्स होगी, तो इनमें एक इक्विलिब्रियम बन सकता है एट द वैल्यू pH 4 के आसपास होता है। उस वैल्यू पर इनमें इसमें आपको इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो क्रोमेट आयन क्या बनाएगा, पोटाशियम डाइक्रोमेट यह बनाएगा अगर हम उसमें कोई भी एसिड ऐड करते हैं। तो ये थे आपके डी ब्लॉक में से इम्पोर्टेंट MCQs फ्रॉम JEE मेंस प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे ध्यान से देखें। थैंक यू।